अस्सलामुअलैकुम। आई थिंक हेलो अस्सलामुअलैकुम। हाउ आर यू एवरीवन? आप सब ठीक हो गए? मैं लाइव आ चुका हूँ, आई थिंक सो। प्लीज़ मुझे कमेंट लाजमी कीजिएगा कि मेरी आवाज़ क्लियर है कि नहीं, और मैं लाइव आपको मेरी कुछ समझ आ रहा है या नहीं। ठीक है, लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी जो है वो एजुकेशनल फिलोसफी पर। होपफुल आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। नहीं भी अच्छा हुआ तो इसके अंदर जो शुरू वाले 2-3 सवाल, शुरू वाला सेकंड थर्ड क्वेश्चन था वो थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन लास्ट 3 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल उन्होंने इजी दिए थे। उसमें इतनी ज़्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, अब मेरी कमेंट लाजमी दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि कोई ऑनलाइन है और लेक्चर सुन रहे हैं, ताकि मैं आपको लेक्चर डिलीवर करूं। अच्छा, इसमें पहले स्टैटिस्टिक है क्या? स्टैटिस्टिक जो है वो आप एक सब्जेक्ट ले सकते हो, एक एनालिसिस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक को एजुकेशन के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? एजुकेशन में स्टैटिस्टिक बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप स्कूल के अंदर भी और स्कूल के बाहर भी बहुत जगह पर स्टैटिस्टिक इस्तेमाल हो रहा है। स्कूल के अंदर कैसे हो रहा है? स्कूल के अंदर हम स्टैटिस्टिक को ऐसे में लेके आ सकते हैं कि जैसे स्कूल के अंदर बच्चों की तादाद है। ठीक है, आप बच्चों की तादाद की रेशो आप निकाल रहे हो, ये इस यहाँ स्टैटिस्टिक इस्तेमाल हो सकता है। आपका स्कूल जिस एरिया में है उस एरिया के अंदर जिस टाइम आप वर्क कर रहे होते हो, तो जैसे मिसाल के तौर पे हर एक एरिया का ब्लॉक कोड होते हैं, उस ब्लॉक कोड के अंदर कितने बच्चे हैं, आप इसके अंदर स्टैटिस्टिक लेके आ सकते हो। ठीक है, उसके अलावा एजुकेशन के अंदर और कैसे कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है? बच्चों की परसेंटेज। इसके अलावा आप रिसर्च करते हो कि बच्चों को क्या चीज़ जो है वो बच्चों की एजुकेशन में हेल्प कर रही है, कौन सी चीज़ है ऐसी जो बच्चों को इरिटेट कर रही है। आप सर्वे करते हो, क्लास में बच्चों से सवाल पूछते हो, बच्चों को बताते हो कि बेटा ये सवाल का आपने जवाब बताना है। ठीक है, अब बच्चों को 2 डिफरेंट मेथड से आप पढ़ाते हो। ठीक है, फिर आप एक सर्वे करते हो, सर्वे कंडक्ट करवाते हो और बच्चों को सवाल देते हो, बच्चे उसका जवाब देते हैं, फिर आप उसको एनालिसिस करते हो। ये सारा कुछ आप जैसे जो कि आप लोगों ने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में किया होगा वो सारा का सारा आप इसमें देखोगे। पहली चीज है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक, मैंने आपको करवा दिया। फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक, फंक्शंस यही हैं। करेक्टरिस्टिक में मेन करेक्टरिस्टिक यही आते हैं कि आप पहले है स्टैटिस्टिक कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट फैक्ट्स, यानी कि स्टैटिस्टिक जो होते हैं वो फैक्ट्स के ऊपर बात करता है। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, एक ग्रुप में 5-5 स्टूडेंट हैं, एक क्लास में कितने बच्चे हैं, ये एक फैक्ट है। इसके अलावा आपके और कौन कौन से फैक्ट्स हो सकते हैं, जैसे एक एरिया में कितने स्कूल हैं, बॉयज़ के कितने हैं, गर्ल्स के कितने हैं। ये सारे के मल्टीपल कॉजेज ऑफ इफेक्ट स्टैटिस्टिक, यानी कि हमारे बहुत सारे कॉजेज होते हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं स्टैटिस्टिक को। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि व्हाई स्टूडेंट नॉट कम इन क्लास। स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास में क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा ये एक कैन यू प्लीज सेंड दीज पेजेस इन इनबॉक्स, आई विल ट्राई बट आई एम गिविंग द लेक्चर फर्स्ट। अच्छा, उसके बाद पहला सवाल यही आता है कि कौन कौन से कॉजेज होते हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे, एक काज है हमारे पास, एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अब स्कूल में बच्चे ना आने का कौन कौन से काजेज हो सकते हैं? पहला, वो उस स्कूल के आसपास बहुत सारे मल्टीपल स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं जो कम में ऑफर कर रहे हैं, एक ये वजह हो सकती है। दूसरा, उस जगह पे पॉपुलेशन कम है। तीसरा, हो सकता है कि बच्चों को वो स्कूल ना भेजें, बच्चों को किसी और प्राइवेट काम में लगा रहे हो, पेरेंट्स अफोर्ड ना कर सकते हो। ये चीज़ें जो हैं वो मैटर कर रही होती हैं। डाटा शुड बी न्यूमेरिकल एक्सप्रेस, यानी कि डाटा हमेशा नंबर्स की शेप में होता है। ठीक है, आपकी अचीवमेंट, अब जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक हर आप सब ने देखा होगा कि आप लोगों ने एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के लिए आप एक एग्रीगेट बनाते हो। हमेशा एग्रीगेट होता है, नंबर्स की सूरत में होता है। स्टैटिस्टिक में ये इस्तेमाल हो रहा होता है। स्टैटिस्टिक न्यूमेरिकल अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सेज के इक्वल होता है। सिस्टेमेटिक मैनर होता है, यानी कि एक मैनर के अंदर डाटा होता है कि आप डाटा को चेक कर सकते हो। आप 2 सेकंड के अंदर अंदर स्टैटिस्टिक टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए ओवरव्यू बता दे कि इतने। अब मिसाल के तौर पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन क्लास 6 इन गवर्नमेंट हाई स्कूल। ठीक है, क्लास 6 की तादाद पूछता हूँ, लेकिन आपने अगर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इस्तेमाल ना की हुई तो आप पहले क्लास 6 में जाओगे, एक एक बच्चे को काउंट करोगे कितने बच्चे हैं, उन एक एक बच्चों का डाटा फिर आप लेके आओगे बैठोगे।
अगर आपने पूरा स्कूल का सर्वे किया होगा तो आप जस्ट नोटबुक ओपन करोगे या रजिस्टर ओपन करोगे, रजिस्टर पे नाम देखोगे, टोटल 60 बच्चे हैं, वो आपको एक ही पेज के अंदर होगा, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होता है। इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक, इम्पोर्टेंस और स्कोप क्या है? इम्पोर्टेंट स्कोप मैं अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर मैं करता हूँ। पहला, ये फाइनेंस में इस्तेमाल हो रहा है, बैंकिंग में इस्तेमाल हो रहा है, बैंक्स के अंदर स्टैटिस्टिकल टेक्निक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। जैसे आप बैंक के पास जाते हो, 100 रुपये जमा करवाते हो, बैंक 100 में से 20 अपने पास रखता है, 80 रुपये आगे कर्ज दे देता है। इसी तरह वो अपने स्टैटिस्टिकल टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए, उन्हें पता होता है कि हमारे इतना एरिया में लोग हैं, और वो फिर अपने बंदों को टारगेट देते हैं कि तुमने इतना जो है ना वो लोगों को अपनी तरफ डाइवर्ट करना है, लेकर आना है। परचेज, अकाउंट मैनेजमेंट, हर जगह पर स्टैटिस्टिक है। उसके अलावा इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि एवरीडे वेदर, आप जैसे वेदर देख रहे होते हो कि प्रोबेबिलिटी वेदर के अंदर वो ये बता रहे होते हैं कि इतनी प्रोबेबिलिटी है कि बारिश होगी। आजकल आप लोग वेदर ऐप डाउनलोड करो तो वो तकरीबन 90% एक्यूरेट ही होते हैं। वेदर फोरकास्ट होता है। फ्रीक्वेंटली रिसर्चर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं रिसर्च के लिए, क्योंकि रिसर्चर रिसर्च के लिए कैसे इस्तेमाल करें, अब इसको थोड़ा सा समझने की आप लोग कोशिश करोगे। देखो कि अगर फॉर एग्जांपल एक रिसर्चर है, रिसर्च कर रहा है, तो उसमें वो सबसे पहले लेके आता है कि एक चीज़ लेके आ रहा है कि वो मालूमात उसको चाहिए। अब मेरे से कोई बंदा मेरे से आके ये पूछता है कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, मेल से तनख्वाह पूछते हैं, फीमेल से हम पूछते हैं कि तुम्हारी एज कितनी है। दोनों चीज़ों का मेल जवाब नहीं देते और फीमेल अपनी एज का जवाब नहीं देते। अच्छा, उसके बाद हम उनसे सवाल इस तरीके से पूछते हैं स्टैटिस्टिक में कि उनकी मालूमात उनको पता नहीं चले, कि हमारी मालूमात ज़ाहिर हो रही हैं और हमें हमारा डाटा भी मिल जाए। इसके लिए हम स्टैटिस्टिक जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब लिमिटेशन क्या होती है कि कहाँ पर स्टैटिस्टिक में आके प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे पास डाटा एक्यूरेट नहीं आता, ठीक है, या फिर कुछ और। पहली चीज़ है कि हमारे पास टाइम, आपने स्टैटिस्टिकल फार्मूले इस्तेमाल करने हैं, तो जो आपने क्वेश्चन डेवलप करना है, ये क्वेश्चन पर साइन करवाने हैं, तो जिस बंदे से साइन करवा रहे हो उसके पास कम से कम टाइम हो आपके लिए कि वो आपका क्वेश्चन रीड करे। हमारे यहाँ क्या होता है, हम किसी ने क्वेश्चन आके दिया, भाई ये लो, इसको तो ज़रा फिल कर दो। अब हम उसको ना भी नहीं कर सकते और हमारे पास टाइम नहीं है, छुट्टी का टाइम होने वाला है, जो बंदा एम्प्लॉय है उसका छुट्टी का टाइम, उसने बच्चों को भी लेना है, तो वो थोड़ा सा आपकी तरफ वो अपनी तरह से तुक्के लगाएगा या फिर अपनी तरह से टिक करके दे देते, तो वो वैल्यूज हमारे पास आती है, तो वो हमारा सैंपल साइज भी ठीक नहीं होता और हमारी वैल्यूज भी ठीक नहीं होती। ठीक है, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन अप्रोक्सीमेट, यानी कि हमारी एस्टिमेशन होती है स्टैटिस्टिक में। जैसे मिसाल के तौर पे आप मुल्तान के ऊपर सर्वे कर रहे हो, तो आप पूरे पाकिस्तान के ऊपर सर्वे कर रहे हो, ठीक है, आप मुल्तान, कराची, कोयटा और फैसलाबाद 3 सिटीज लेते हो। आप इन 3 सिटीज में से 20-20 लोग लेते हो, लेकिन वो टोटल ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन को नहीं बता सकता, एक्सप्लेन कर सकता, इसलिए ये लिमिटेशन होती है। माइट बी, यानी कि आपके रिजल्ट जो होते हैं वो हो सकता है कि आप जो रिजल्ट सोच रहे हो वो गलत हो सकता है कि वो प्रोबेबिलिटी होती है, इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वगैरह है। अब आ जाती हैं 2 टाइप्स होती हैं, ये टाइप समझने की कोशिश करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले होता है डिस्क्रिप्टिव, दूसरी होती है इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव में हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग क्या कर रहे होते थे, हम लोगों ने थीसिस बनाया, आप लोगों ने थीसिस बनाया, थीसिस के अंदर पहला चैप्टर किस चीज़ का होता था, पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद आप लिटरेचर रिव्यू, उसके अलावा आपके पास होता था ये सारी चीज़ें, लिटरेचर रिव्यू हो गया, फिर तीसरे चैप्टर में एनालिसिस आता था। जो पहले 3 चैप्टर्स होते थे ना, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, टेबल ऑफ कंटेंट हो गया, ये सारी की सारी आती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में, कि आप चीज़ों को डिस्क्राइब करो। दूसरी होती है इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक। इन्फ्लुएंशियल में आप ये करते हो कि आप सॉफ्टवेयर लगाते हो, जैसे कि सॉफ्टवेयर जो मेन इस्तेमाल हो रहा है वो है SPSS, यानी कि SPSS सॉफ्टवेयर आर द मेन, यानी कि जो आजकल बहुत कॉमनली इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा अनोवा सॉफ्टवेयर है। इस तरह थाउजेंड ऑफ सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आप क्वेश्चन कलेक्ट करते हो, क्वेश्चन का डेटा 1010 के शेप में आप डालते हो, लेबल्स लगाते हो, ये सब कुछ करना होता है और हमें रिजल्ट आ जाता है, मीन, मीडियन, मॉड वगैरह, वो होता है इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक में आता है। अच्छा, अब आगे आ जाता है वेरिएबल। अब वेरिएबल जो होते हैं, वेरिएबल समथिंग लाइक वेरीज, समथिंग दैट सब्जेक्ट टू वेरिएशन। वी can also say the variable or quantitative that can assume any set of values, यानी कि हमने वेरिएबल ऐसी चीज होती है जो हमने सेट ऑफ वैल्यूज होती है जिसमें लेकर आना। देयर आर बेसिक 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, मैं आपसे कुछ देर बाद आपको, मुझे काइंडली कमेंट करके बताओगे कि लेक्चर आपको ठीक लग रहा है, तो मैं आपको आगे लेक्चर दूंगा इससे रिलेटेड। ओके, टेक केयर।